Assalamu alaikum class. How are you all? Hope you all are fine. This is going to be your science class, science fact file 2 for secondary classes. In simple, it's science fact file for grade 7. This is going to be chapter number 6, simple chemical reactions. Here are the objectives of today's class. Students will be able to learn about the difference between physical and chemical changes, endothermic and exothermic reactions. They will be able to learn about how to check the presence of carbon dioxide gas. Types of chemical reactions, they are synthesis reaction, decomposition reaction, displacement reaction and combustion reaction. Here are some terminologies जो आज के लेक्चर में आपका जिनसे वास्ता पड़ेगा, जो इन्वॉल्व हैं. सो पहले ही मैं आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगी. ये टर्मिनोलॉजी सारी एक्सप्लेन करूँगी ताकि जब आप लेक्चर सुने तो आपको ये डिफ़िकल्टी ना हो कि व्हाट आर दीज टर्म्स. सो फर्स्ट वन वी हैव एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक. एंडो मीन टू गेन, थर्मिक मीन हीट, हीट का गेन होना किसी भी सिस्टम में या किसी भी केमिकल रिएक्शन में. एंड एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन रिलीज एंड थर्मिक मीन हीट, हीट का रिलीज होना किसी भी सिस्टम से या फिर किसी भी केमिकल रिएक्शन से. हाइड्रोकार्बन के वर्ड को स्प्लिट करें तो हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन. वो कंपाउंड, दोज कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग. मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज़ बेसिकली मेटल. इट्स सिंबल इज़ कैपिटल M एंड स्मॉल g. बट यहाँ पे जो आज के लेक्चर में आप मैग्नीशियम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो एज अ मैग्नीशियम रिबन है. तो मैग्नीशियम बेसिकली है तो मेटल, लेकिन जब आप आज के लेक्चर में इसे देखेंगे तो मैग्नीशियम रिबन के हवाले से इसकी इन्वॉल्वमेंट है. कॉपर कार्बोनेट, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड and chemical. It is basically a chemical compound and organic compound. And calcium hydroxide, calcium hydroxide is CaOH whole twice. It's inorganic compound and colorless. And the first one I told, copper carbonate, I'm so sorry, it's not organic compound, it's a chemical compound and inorganic compound. Okay, इट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड, नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. अगर हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के बारे में बात करें तो फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा. सो आप जस्ट बेसिकली आप आप माइंड में जस्ट ये रखें कि ऑर्गेनिक नहीं, ये इनऑर्गेनिक है कंपाउंड, कॉपर कार्बोनेट भी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी. नेक्स्ट वन वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड CaO. इट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड. ये क्या है? सॉलिड फॉर्म में है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में मौजूद होता है. आप यहाँ पे कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, लाइक फ्यूल बर्न हो रहा है, कैन क्रश हो रहा है, फूड चॉप हो रही है, लाइक चॉप्ड फूड आपके सामने पिक्चर है, जला हुआ टोस्ट है, कुक्ड फूड है, आइस मेल्ट हो रही है, लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, ये फिनोमेना हो रहा है. तो ये सारे फिनोमेनाज आपकी डेली लाइफ में आप लोगों ने ऑब्जर्व भी किए होंगे, एनवायरनमेंट में भी देखे होंगे. सो बेसिकली इनको दिखाने का मकसद ये है कि दो कैटेगरीज होती हैं, फिज़िकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. तो फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस की जो कैटेगरीज हैं वो आप अगर इन पिक्चर्स में देखें तो जो कैन, क्रश्ड कैन है, वो उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस तो चेंज होगी है, लेकिन रहा तो वो कैन ही है ना, इसकी कॉम्पोजिशन तो चेंज नहीं हुई ना. अगर जला हुआ टोस्ट है तो ये अभी जो जल चुका है ये अपनी वापस असली हालत में वापस नहीं आ सकता, इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो चुकी है. सो there are two types of changes, physical and chemical. physical changes जो हैं लाइक मेटल के जो कैन, क्रश्ड कैन के बारे में बताया पहले मैंने आपको. सो इट इज़ इंक्लूडेड इन फिज़िकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस का जो फिनोमेना है, रहा लाइक मेल्ट हो गई है, इन्वायरमेंट से हीट गेन की है आइस क्यूब ने, वो मेल्ट हो गई है, पानी में चेंज हो गई, लेकिन पानी के वाटर के मॉलिक्यूल तो वही रहा ना, H2O, वो तो चेंज नहीं हुआ ना. केमिकल चेंज की अगर बात करें तो नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है इसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आयरन का रिएक्शन सल्फ़र के साथ अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो इट विल बिकम आयरन सल्फाइड. तो एक नए कंपाउंड की
प्रोडक्शन हो गई है, फॉर्मेशन हो गई है। सो बहुत सारी केमिकल चेंजेस आई हैं उस आयरन और सल्फ़र के अंदर, तब ये आयरन सल्फाइड बना है। बर्निंग ऑफ टोस्ट का जो फिनोमेना आपने देखा होगा और अभी पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया है। सो इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। क्या है, ये वापस दोबारा अपनी असली हालत में नहीं आ सकता। केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन जो मतलब केमिकल चेंजेस हम ये कह सकते हैं कि केमिकल कंपोजिशन की कंपोजिशन जो है वो चेंज होती है इनमें, और फिज़िकल चेंजेस जो है उनमें कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। दे आर फिज़िकल चेंज, मतलब फिज़िकल जो अपीयरेंस है वो चेंज हो सकती है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। सो अगर हम इस टेबल को देखें, फिज़िकल चेंजेस, नो न्यू सब्सटेंसेस आर मेड। केमिकल चेंजेस में देखें तो न्यू सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है, नए सब्सटेंसेस बनते हैं। अगेन फिज़िकल चेंज, एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, या ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं होती, किसी हद तक हो सकती है, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट हो। ऐसा मतलब एनर्जी इन्वॉल्व होना ज़रूरी नहीं है, इन सिंपल। और केमिकल चेंजेस में एनर्जी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस नहीं होंगे। और फिज़िकल चेंज, इट इज़ रिवर्सिबल एंड इट कैन बी रिवर्स्ड, एंड केमिकल चेंज, इट इज़ इरिवर्सिबल, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नेक्स्ट वन वी हैव केमिकल रिएक्शन। जो इजी वे होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, उसे हम क्या नाम देते हैं, वर्ड इक्वेशन। लाइक एक इक्वेशन की फॉर्म में, जिस तरह मैथ्स में होता है सिंपल शॉर्ट हैंड नोटेशंस जो होती हैं। तो एज एन एग्जांपल आपके पास से सामने आपको नज़र आ रहा होगा, आयरन प्लस सल्फ़र विल गिव अस आयरन सल्फाइड। तो आयरन और सल्फ़र जब कंबाइन हो रहे हैं और आयरन सल्फाइड बन रहा है, तो इसकी शॉर्ट हैंड नोटेशन, आप इसको सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जस्ट नेम भी लिख सकते हैं। तो जो आयरन और सल्फ़र है जो मिल रहे हैं, तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। दे आर द बिगनर्स, तो ये इन्हें हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टेंट्स। व्हाट आर दे, रिएक्टेंट्स। एंड जो फॉर्मेशन हो रही है, जो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं या जो नई चीज़ें बन रही हैं, दे आर प्रोडक्ट्स, दे आर नेम्ड एज प्रोडक्ट। In a chemical reaction between iron and sulfur are the reactants and iron sulfide is the product. जो एक तो हमने देखा वर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो क्या है, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल ये कहते हैं कि एटम्स को इन्वॉल्व करके उससे रिप्रेजेंट कराया जाए किसी भी केमिकल रिएक्शन को, तो उसे क्या कहा जाता है, एटॉमिक मॉडल। लाइक हमारे पास जैसे यहाँ पे एज एन एग्जांपल आयरन का एटम हमने रखा है, सल्फ़र एटम है, ये हमें क्या देते हैं, आयरन सल्फाइड। और ये जो आयरन और सल्फ़र की का कंबाइन होना है, जो मिलना है और फॉर्मेशन होनी है, आयरन सल्फाइड जब बनेगा, तो क्या ऐसी चेंजेस आएंगी जिसके बाद आयरन सल्फाइड हमें बनेगा और हमें मिलेगा। ये बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है हीट की, यानी हीट एनर्जी इन्वॉल्व होगी, आयरन और सल्फ़र आपस में कंबाइन होंगे थ्रू अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, जो क्या है कि इजीली ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये क्या है कि इनकी इन्वॉल्वमेंट बेसिकली क्या है, हीट की वजह से है। तो मैंने स्टार्ट में आप लोगों को जो टर्मिनोलॉजीज़ बताई थी, तो उनमें से एक थी एंडो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस या एंडो एंड एक्सो। तो आप में से कोई ये बता सकता है कि इसमें एंडो कौन सा, एंडोथर्मिक हो रहा है या एक्सोथर्मिक? ऑब्वियसली इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्यों? क्योंकि हीट क्या हो रही है, इंटर हो रही है किसी भी सिस्टम या फिर केमिकल रिएक्शन के अंदर। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल जो आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उसमें जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, तो इसकी अगर बात करें तो इस पे ज़रा आप सोचें, क्या ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? ऑब्वियसली एंडोथर्मिक। क्यों? क्योंकि हीट जो सनलाइट है वो दी जाती है ना
प्लांट वो गेन करता है सनलाइट, तब ही वो प्रोसेस होता है और ग्लूकोज बनता है। ओके, नेक्स्ट वन वी हैव, अभी यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अभी तक हमने क्या पढ़ा? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, एंड नेक्स्ट क्या पढ़ा? केमिकल रिएक्शन के बारे में। उसमें हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को डिस्कस किया, प्रोडक्ट्स को फिर एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक को डिस्कस किया। नेक्स्ट वन वी हैव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि 4 टाइप्स हम पढ़ेंगे: सिंथेसिस, डिस्प्लेसमेंट, कंबस्टन, एंड नेक्स्ट वन सिंथेसिस, कंबस्टन, डिस्प्लेसमेंट एंड डीकम्पोजिशन। ओके, फर्स्ट जो है हमारे पास सिंथेसिस, द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म आयरन सल्फाइड, इसे क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन, या फिर दूसरा नाम इसका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो दो चीज़ों का सिंथेसिस नाम से ज़ाहिर है ना किसी नई चीज़ का बनना, तो दो चीज़ों को कंबाइन होने पे जो एक नई चीज़ की प्रोडक्शन होती है, इसे क्या कहा जाता है? ये कौन सी कैटेगरी में आता है? सिंथेसिस रिएक्शन में। This is because two different substances combine to make a new single substance. Another example of synthesis reaction is the burning of magnesium in oxygen. जो मैग्नीशियम के बारे में मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि मैग्नीशियम रिबन के बारे में आज हम इसकी इन्वॉल्वमेंट होगी। मैग्नीशियम रिबन एक पतली सी स्ट्रिप होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीशियम रिबन। तो बेसिकली जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस को चेक करना होता है तो मैग्नीशियम रिबन को हम जो जार हमारे पास कलेक्टेड होता है ऑक्सीजन गैस का, तो लैब में, तो उसमें हम मैग्नीशियम रिबन को डाल देते हैं, तो मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाता है? जल जाता है। जब मैग्नीशियम रिबन जलता है तो हमें ये पता चलता है कि ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है इस गैस जार के अंदर। सो यहाँ पे एक छोटा सा केमिकल रिएक्शन उस चीज़ को ना एक केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में यहाँ पे बताया गया। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो उसके रिजल्ट में जो राख बनती है या जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है मैग्नीशियम रिबन के जलने के बाद जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होती है, दैट इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे हमने सिंपली ये पढ़ा है सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन इज़ समथिंग जो दो चीज़ों के कंबाइन होने के बाद एक नई चीज़ की प्रोडक्शन होती है, तो इसे हम नाम क्या देते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन। द रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ ऑल्सो सिंथेसिस रिएक्शन। जैसे जंग लग जाता है, आयरन जो है जब उसकी रस्टिंग हो जाती है यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? सिंथेसिस रिएक्शन की कैटेगरी में उसे कैटेगराइज किया जाता है और आयरन ऑक्साइड बनता है एज अ रिज़ल्ट। आयरन ऑक्साइड की जो लेयर होती है, जो एक मैं आपको एक एडिशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे दूँ कि जब आयरन की रस्टिंग होती है, जब लोहे को जंग लगता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और मॉइस्ट की प्रेजेंस में, तो एक लेयर बन जाती है उसके ऊपर जिसे हम रस्ट का नाम देते हैं आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड क्या होती है? पोरस लेयर होती है, एक सुराखदार होती है, एक लेयर बनती है, एक तह बनती है, जो क्या करती है? अलाउ करती है कि और मज़ीद रस्टिंग हो और मज़ीद ऑक्सीजन को इंटर करवाती है उस मेटल पीस के, उस आयरन या मेटल पीस के अंदर, ताकि और ज़्यादा जंग लगे या रस्टिंग हो। नेक्स्ट वन वी हैव डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होती है। हमारे पास एक है रिएक्टेंट में एक कंपाउंड मौजूद है, तो वो क्या होगा? वो टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा और हमें एज अ रिज़ल्ट प्रोडक्ट में मोर देन वन जो है हमारे पास कंपाउंड या थिंग्स हमारे पास आएंगे। लेट मी रीड इट। डिकम्पोजिशन इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ अ सिंगल कंपाउंड। मैंने आपको बताया एक सिंगल कंपाउंड होगा हमारे पास इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर कंपाउंड्स। एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड। सेम एनर्जी यहाँ पे भी ज़रूरत होती है। थर्मल डिकम्पोजिशन इज समथिंग जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, इज़ द यूज़ ऑफ हीट टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हीट रिक्वायर होगी, अगर हीट रिक्वायर होगी तो उसे क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज़ हीटेड
इट चेंजेस फ्रॉम अ ग्रीन पाउडर, या फिगर में आप देख रहे हैं ग्रीन पाउडर है कॉपर कार्बोनेट का, जब इसको हीट किया गया है तो ये किस में चेंज हो गया, ब्लैक पाउडर में। तो ग्रीन कॉपर कार्बोनेट क्या है, ब्रेक डाउन हो गया है किस में, ब्लैक पाउडर में, विच इज व्हाट इज इट, कॉपर ऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई है। इसमें हमने क्या पढ़ा, आपके पास कॉपर कार्बोनेट है दैट इज ग्रीन इन कलर, उसको हीट किया है तो वो किस में उसकी डिकम्पोजिशन हुई है, कॉपर ऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की इवॉल्वमेंट हुई है, मींस रिलीज हुई है। कॉपर कार्बोनेट विल गिव अस कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। शॉर्ट हैंड नोटेशन में अगर देखें तो, यानी वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये ग्रीन कलर का जो बॉक्स है इसमें आपको ये इक्वेशन दिखाई गई है। अगर एटॉमिक लिहाज से देखें, एटॉमिक मॉडल के लिहाज से, तो कॉपर का है ये कॉपर एलिमेंट यहाँ पे दिखाया गया है कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट इज CO3, कार्बन और 3 ऑक्सीजन। यहाँ पे सेंटर पे कार्बन है और साइडों पे 3 ऑक्सीजन की रिप्रेजेंटेशन है, और ये हमें क्या देंगे, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड इज CuO, कॉपर ऑक्साइड CuO। तो ये येलो और जो ब्राउन है ये CuO, येलो कॉपर, और ब्राउन कलर का जो है वो ऑक्सीजन का एक एटम जो है आ गया, प्लस जो बाकी बचा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक कार्बन का मॉलिक्यूल आ गया एटम, और 2 ब्राउन कलर के ऑक्सीजन के एटम आ गया, और ये मिलके एक नया मॉलिक्यूल बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। Another example of thermal decomposition is in the manufacture of lime, यानी लाइम की जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड की जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो एक और एग्जांपल है किसकी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसमें होता क्या है कि लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, और क्या हमें मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी लाइम मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो गैस है वो इवॉल्व होती है। टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को चेक करने के लिए टेस्ट की बात करें तो होता क्या है, इसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, लाइम वाटर के साथ, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जो लाइम वाटर है हमारे पास, उसमें से अगर बबल बने हैं तो लाइम वाटर क्या हो जाता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, और क्या इसमें चेंज हो जाता है, क्लाउडी वाइट सॉल्यूशन में, यानी मिल्कीनेस आ जाती है उसमें। कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है एज कम्पेयर टू एयर, सो हम क्या कर सकते हैं, एक टेस्ट ट्यूब या गैस जार में से दूसरे गैस जार या टेस्ट ट्यूब में उसको पोर आउट कर सकते हैं। पोरिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू टेस्ट ट्यूब ऑफ लाइम वाटर जो है हमारे पास, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पोर आउट करेंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, लाइम वाटर विल टर्न इनटू मिल्की सॉल्यूशन, या मिल्कीनेस उसमें अपीयर हो जाएगी। Displacement reaction. During a displacement reaction, one substance pushes out another substance to take its place. एक जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस को धक्का देके उसकी जगह पे आ जाता है। तो पहले हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। हमारे पास है एक आयरन का पीस और उसको हमने कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन में डिप किया है, तो होगा क्या, जो आयरन का पीस है वो पुश करेगा कॉपर को कि तुम जाओ यहाँ से हिटो, और वो कॉपर की जगह खुद आ जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा, और ये मिल जाएंगे आयरन और सल्फेट, और मिलके आयरन सल्फेट बना लेंगे। जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि एक कोई पोजीशन लेने के लिए दूसरे को धक्का दे देना और उसकी जगह पे खुद आ जाना, तो ये सेम डिस्प्लेसमेंट में भी यही सीन है। Let me read it. During a displacement reaction, one substance pushes out another substance to take its place. If an iron nail is put into a jar containing copper sulfate solution, some iron dissolves and displaces the copper in the solution. The copper is deposited on the nail. तो क्या होगा, कॉपर नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। Did you know है हमारे पास in the manufacture of लाइम की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लाइमस्टोन को हीट किया जाता है अप टू 1000 डिग्री सेल्सियस।
एक स्पेशल ओवन में उस ओवन का नाम क्या होता है? लाइम किलन, यानी भट्ठी। एक और डिड यू नो है, आप देख रहे हैं, व्हेन वन केमिकल रिएक्शन काजेज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, जब एक केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे छोटे छोटे मज़ीद और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक सीक्वेंस आ जाता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? चेन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वी हैव कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन की अगर बात करें तो ये कंबस्टन नाम से ज़ाहिर है बर्निंग है। जब जलने का अमल होता है तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल और ऑक्सीजन के दरमियान में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। लाइक घरों में भी आप लोगों ने देखा होगा, जब आग जलाई जाती है तो क्या होता है? फ्यूल रिक्वायर होता है, यानी लकड़ियाँ, और ऑक्सीजन जो हवा में मौजूद होती है, मतलब ऑक्सीजन जो एयर में मौजूद होती है वो बीच में मतलब एज अ रिएक्टेंट मौजूद होती है, और फिर एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि आग जलती है। द फ्यूल बिकम ऑक्सीडाइज, जो फ्यूल होता है वो जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो जाता है, और क्या बनाता है? ऑक्साइड बन जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड होती है। तो रिएक्शन जो है वो रिलीज़ करता है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी। किस फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ करता है? मैंने आपको पहले बताया, हीट और लाइट की फॉर्म में, यानी आग की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। फ्यूल जैसे कि वुड, कोल, ऑयल, मीथेन यानी नेचुरल गैस, जो जिसे हम सुई गैस भी कहते हैं, जो सिलेंडर्स में होती है, जिसे जो किचन में यूज़ होती है, बर्न वेल, ये ऐसे चीज़ें हैं जो अच्छी तरह जल जाती हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ दिस फ्यूल, इन फ्यूल्स की अगर ज़्यादा अमाउंट हो तो हमें क्या प्रोवाइड करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। मतलब किस काम के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती हैं? मोटर व्हीकल्स, शिप्स और एयरक्राफ्ट्स को, या फिर मतलब इन चीज़ों को एनर्जी प्रोवाइड करती हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पावर स्टेशंस में। तो ये जो पैराग्राफ है, जो सेकंड पैराग्राफ है, इसको आप ये हेडिंग दे सकते हैं यूजेस की फॉर्म में हेडिंग दे सकते हैं कि कंबस्टन रिएक्शन के कहाँ कहाँ यूज़ होता है। दे आर ऑल्सो यूज इन आवर होम्स फॉर हीटिंग एंड कुकिंग, हीटिंग और कुकिंग के लिए ओब्वियसली यूज़ होता है ये सारा तमाम फ्यूल। दीज फ्यूल बर्न वेल, क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या मौजूद होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। मैंने आपको पहले भी बताया। ड्यूरिंग बर्निंग, जलने के अमल के दौरान ये जो एलिमेंट्स हैं ये कंबाइन होते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फायर एंड हीट और समथिंग एल्स। वर्ड इक्वेशन अगर आप देखें यहाँ पे, फ्यूल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। अब है हमारे पास एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। इसमें है क्या, जो मीथेन गैस है वो जब जलेगी तो हमारे पास दो और चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पाउडर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, यानी लाइम वाटर हमारे पास मौजूद है। और जब ये मीथेन गैस जलेगी तो इसको बाय फोर्स पहले इंटर करवाया जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर और फिर लाइम वाटर के अंदर। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर जब इंटर करवाया जाएगा मीथेन गैस को, लाइक आफ्टर बर्निंग, तो क्या चेंजेस आएंगे? वाइट टू ब्लू हो जाएगा ये एनहाइड्रस कॉपर, क्यों? क्योंकि वाटर प्रेजेंट है इसके अंदर। और लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। ये मिल्कीनेस क्या शो करती है? प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट की जो कलर चेंज है वो किस वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। So here we have the word equation, methane plus oxygen will give us water plus carbon dioxide plus huge amount of energy. Next one we have, we need energy too. We mean human, हम जो इंसान हैं हमें भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। जो एनर्जी है वो किस तरह बनती है? जब हम फूड इनटेक करते हैं तो फूड एज अ फ्यूल एक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। फूड के अंदर क्या चीज़ें आती हैं? मोस्टली दे आर कार्बोहाइड्रेट, जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, तो ये क्या है? एज अ ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर कार्बोहाइड्रेट्स, और ये हमारे बॉडी के अंदर इंटर होते हैं, लाइक हम खाते हैं तो क्या बनता है फिर? एज अ रिज़ल्ट हमें
एनर्जी मिलती है। और ऐसे ही एनर्जी नहीं मिल जाती जब कार्बोहाइड्रेट्स, जब आप लोग रोटी खाते हैं तो आपके बॉडी के अंदर वो जो रोटी है वो बेसिकली है तो कार्बोहाइड्रेट ही ना। तो कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होती है। जब आप सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जब जाती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स को ऑक्सीडाइज करवाती है और फिर केमिकल रिएक्शन होता है तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जो आपको ताकत देती है और एक्टिव रखती है। प्लस यहाँ पे एक और बात आपको एज अ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बता दूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बेसिकली किन एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जो हमारी जो हम सांस लेते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है, तो ये सांस लेने का अमल और कंबस्टन का अमल, दे both are similar processes. Here we have the gist of today's lecture. Today we have learned about physical and chemical changes. We have learned about chemical reactions. केमिकल रिएक्शंस की अगर बात करें तो आज हमने केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। प्लस हमने फिर थर्ड वन पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने 4 टाइप्स पढ़ी, सिंथेसिस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड कंबस्टन रिएक्शन। और इन चारों के अंदर हमने इनकी वर्ड इक्वेशंस को पढ़ा, डिफरेंट एग्जांपल्स को सामने रखे हमने इन चारों को पढ़ा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।